हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 40। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 40वां वीडियो है और इससे पहले 39 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें सीखना है मूलानुपाती सूत्र, या इसे आप कह सकते हो सरलतम सूत्र, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। तो आज हमें मूलानुपाती सूत्र के बारे में समझना है और यह भी समझना है कि मूलानुपाती सूत्र के न्यूमेरिकल्स किस प्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जल्दी से पोज करके आप हेडिंग लिख लो, ये मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र या इंपेरिकल फॉर्मूला। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है वो सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को हमें बताता हो। तो मतलब कहने की बात यह है कि यहां लिखा हुआ है कि यह किसी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को बताता है। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो मैं आपको कहूं, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हम लेते हैं C2H6, जिसे आप कहते हो इथेन। ठीक है, ये है इथेन का फार्मूला है C2H6। यदि आप इथेन का मूलानुपाती सूत्र लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो जरा। इथेन में कार्बन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं, तो आप 2 से इसे कैंसिल करोगे, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात निकाल लोगे, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा C1H3। और आपको बताया 1 को लिखने की तो कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH3। मतलब इथेन का मूलानुपाती सूत्र CH3 होता है। इसी तरीके से यदि मैं कहूं आपको एक और एग्जांपल सिखाऊं, और मैंने कहा आपको चलो C6H6 की बात करते हैं। C6H6 क्या होता है, बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। यदि मैं कहूं बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बताओ क्या होगा, तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, तो ये हो जाएगा C1H1, और 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, CH, या सरलतम सूत्र क्या होता है, CH। इसी तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हो C2H2 का। C2H2 क्या होता है, एसिटिलीन गैस, या एसिटिलीन को इथाइन भी कहते हैं हम। ठीक, तो एसिटिलीन या इथाइन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा बताओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका भी मूलानुपाती सूत्र होता है CH। तो किसी भी अणु में जितने भी परमाणु हैं, जिस तत्व के जितने जितने परमाणु हैं, उन परमाणुओं की संख्या का जो सरलतम अनुपात बताने वाला सूत्र होता है ना, उसे हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि मूलानुपाती सूत्र यह किसी अणु में, यह का मतलब मूलानुपाती सूत्र किसी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को बताता है। जैसे इथेन का मूलानुपाती सूत्र CH3 है। इससे हमें पता चलता है कि इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं में 1:3 का अनुपात है, जो एक सरल अनुपात है। ठीक है, अब अगला सवाल यह आता है कि सर मूलानुपाती सूत्र का न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे आएगा। तो हमारा मेन फोकस यही है कि न्यूमेरिकल कैसे आएगा एग्जाम में। पहले तो जल्दी से पोज करके लिखो आप, फिर मैं बताता हूं कैसा न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। लिख लिया बेटे? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं बेटे। ये क्वेश्चन मूलानुपाती सूत्र के बारे में ही है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे।
इसमें क्वेश्चन में कहा गया है एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.66% और शेष ऑक्सीजन है। शेष का मतलब इन दोनों को जोड़ो और 100 में से घटा दो, तो जो बचेगा 100 में से घटाने पर जो आएगा वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार दे रखा है 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ये परमाणु भार हैं, इन्हें हम परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो यहां से सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लो। 100 में से आपको घटाना है कार्बन कितना है 40% प्लस हाइड्रोजन कितना है 6.66%। 100 में से आप इसे घटाओ तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 40 और 6 46.66%। तो 100 में से आपको 46.66% घटाना है, ये आ जाएगा 53.34%। ये आ गई ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे पास 53.34%। अब हमें मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए एक सारणी बनानी होगी। बस वैसे तो आपने 9th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि उस सारणी में सबसे पहले तो हम लिखते हैं तत्व। ठीक है, यहां तो लिखेंगे हम तत्व और यहां लिखेंगे उस तत्व की परसेंटेज कितने प्रतिशत है वो, और यहां इसका लिखेंगे हम परमाणु भार, उस तत्व का परमाणु भार कितना है। परमाणु भार हमें दे रखा है, ये देखो। और फिर हम लिखेंगे प्रतिशतता बटे परमाणु भार, प्रतिशतता बटे परमाणु भार, और फिर हम लिखेंगे सरल अनुपात। तो ये कितने कॉलम हुए, देखो कितने कॉलम हुए 5। तो 5 कॉलम की एक सारणी बनानी होती है यदि मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र आपको निकालना है। तो उन्होंने कहा पहला तत्व कार्बन है, ये लिख लिया। दूसरा तत्व हाइड्रोजन है, ये लिख लिया। और तीसरा तत्व उन्होंने कहा और शेष ऑक्सीजन है, ये लिख लिया। परसेंटेज कार्बन की कितनी है 40%, ये लिख लिया। हाइड्रोजन कितना है 6.66% और ऑक्सीजन कितना निकला 100 में से जब इन दोनों को जोड़ के घटाया 53.34%। परमाणु भार कार्बन का वैसे याद होना चाहिए आपको, कार्बन का होता है 12, दे भी रखा है इन्होंने। और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब हमें करना है प्रतिशतता बटे परमाणु भार, यानी दिस अपॉन दिस। 40 को भाग करनी है 12 से और यहां 6.66 को भाग करनी है 1 से, और यहां प्रतिशतता बटे परमाणु भार 53.34 को भाग करनी है कितने से 16 से। यह है प्रतिशतता बटे परमाणु भार। तो जब आप 40 को 12 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 3.33, और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 1 से भाग करने पर तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। और 53.34 को 16 से भाग करोगे तो ये भी 3.33 आ जाएगा। अब आपको क्या समझना है, सरल अनुपात कैसे निकलेगा। जो संख्याएं हैं आपको प्राप्त होती है ना यहाँ, इनमें से सबसे छोटी संख्या बताओ क्या है। जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी संख्या से बाकी संख्याओं को भाग करनी है। इन तीनों में छोटी संख्या है 3.33, तो इसे भी 3.33 से भाग करो, इसे भी और इसे भी। तो जब आप 3.33 को 3.33 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1, और जब 6.66 को 3.33 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 2, और जब 3.33 को 3.33 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1। तो हमें पता चल गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:2:1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसलिए कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन बराबर 1:2:1, 1:2:1। ये तीनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात है। इसलिए मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, इसलिए मूलानुपाती सूत्र इस सरल अनुपात के अनुसार ही हम लिख देंगे। कार्बन 1, कार्बन का अनुपात 1 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो CH2O,
यही हमारा मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र है उस कार्बनिक यौगिक का। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन? मतलब कुल मिला के बात यह है कि यदि आपको तत्वों की प्रतिशतता दे रखी है तो आप सबसे पहला कॉलम बनाओ तत्व का, फिर उनकी प्रतिशतता का, फिर उनके परमाणु भार का, फिर प्रतिशतता बटे परमाणु भार का कॉलम बनाओ, और फिर जो यहाँ संख्याएं प्राप्त होती हैं उनमें सबसे छोटी संख्या से सभी संख्याओं को भाग करना है जिससे आ जाए सरल अनुपात, और सरल अनुपात के आधार पर ही हम मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। अब मैं इसके बाद आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, एक पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ध्यान से देखना है। इसमें हमने कई सारे कंसेप्ट लिए हैं और ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आता है पेपर में 5 नंबर का, ध्यान से देखना जरा क्वेश्चन को। इन्होंने कहा एक कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण पर निम्न परिणाम मिले, क्या क्या रिजल्ट मिले। नंबर 1, 0.197 ग्राम यौगिक ने 0.293 ग्राम CO2 दी तथा 0.150 ग्राम H2O दिया। मतलब इतने ग्राम यौगिक को जलाया होगा, दहन किया होगा, तभी तो CO2 मिली है और जल मिला है। तो CO2 मिली है तो आप कार्बन की परसेंटेज निकाल सकते हो, और जल मिला है तो आप निकाल सकते हो हाइड्रोजन की परसेंटेज। ठीक है, अब यहां आते हैं सेकंड। 0.118 ग्राम यौगिक से एसटीपी पर 22.4 ml नाइट्रोजन मुक्त हुई। यहां नाइट्रोजन दे रखी है कि नाइट्रोजन गैस मुक्त हुई, इसका मतलब नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने की ये ड्यूमा विधि है। कौन सी विधि है? ड्यूमा। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज के ड्यूमा विधि का फार्मूला हम यहां लगा देंगे। इससे हमें मिलेगी कार्बन की परसेंटेज, इससे हमें मिलेगी हाइड्रोजन की परसेंटेज, इससे हमें मिलेगी नाइट्रोजन की परसेंटेज, और तीनों की परसेंटेज को जोड़ देंगे और 100 में से घटा देंगे, उससे हमें मिल जाएगी ऑक्सीजन की परसेंटेज। और जब चारों तत्वों की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी और उनके परमाणु भार भी इन्होंने दे रखे हैं, तो हम उनका मूलानुपाती सूत्र बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज भी होगी और परमाणु भार भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सब बिल्कुल एकदम। सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले इन्होंने CO2 गैस बनाई है तो कार्बन की परसेंटेज का फार्मूला लगा दो। कार्बन की परसेंटेज का फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, 12/44 12/44 गुणा CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा, कार्बनिक यौगिक की मात्रा और गुणा 100। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। 12/44 तो ज्यों का त्यों है, गुणा CO2 की मात्रा, CO2 कितनी बनी थी? 0.293 ग्राम। कार्बनिक यौगिक कितना जलाया था? 0.197 ग्राम, और गुणा करनी है 100 से। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी कराया था, इसका कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, यह आ जाएगा 40.56%। 40.56% कैलकुलेशन कर लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं कैलकुलेट भी कराऊंगा तो इस तरीके से आप निकाल लोगे कार्बन का परसेंटेज। फिर CO2 बनने के बाद इन्होंने बनाया जल, तो अब जल से हम निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का परसेंटेज। हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है 2/18 गुणा H2O की मात्रा, H2O की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा और गुणा 100। वैल्यू पुट करते हैं, 2/18 गुणा H2O की मात्रा, H2O कितना मिला था? 0.150 ग्राम बटे कार्बनिक यौगिक था 0.197 ग्राम, 0.197 ग्राम और गुणा 100। इसे भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो।
और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हाइड्रोजन की परसेंटेज आएगी 8.46%। 8.46% आ जाएगी हाइड्रोजन की परसेंटेज। उसके बाद इन्होंने नाइट्रोजन गैस डिग्मा विधि का फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें देखो इतने ग्राम यौगिक से एसटीपी पर इतने ml N2 मुक्त हुई। तो अब हम डिग्मा विधि का फार्मूला लगाएंगे नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए। और डिग्मा विधि का फार्मूला होता है 28/22,400 गुणा एनटीपी पर N2 का आयतन, एनटीपी कह दो या एसटीपी, बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा और गुणा 100। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। चलो, ये है 28/22,400 गुणा N2 का आयतन, कितना N2 मिला था हमें 22.4 ml, बटे कार्बनिक यौगिक कितना था डिग्मा विधि में 0.11118 ग्राम और गुणा 100। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकल कर आएगी 23.73%। 23.73%। ठीक है, 3 इन्होंने टेस्ट किए थे, उसमें 3 तत्वों की परसेंटेज हमने निकाल दी। पर अभी हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी होगी। क्यों निकालनी होगी? यहां से पता चलता है ऑक्सीजन का परमाणु भार इन्होंने दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप तीनों की परसेंटेज को जोड़ोगे ना, इन्हें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की, तो इनका योग 100 नहीं बैठता है। देखो 40, 8 और 23, 100 तो इनका योग बैठ नहीं रहा। इसका मतलब कोई ना कोई चीज बची हुई है, जो बचा हुआ होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। तो आप एक काम करो, 100 में से घटाओ इनकी परसेंटेज। कार्बन की कितनी है 40.56%, हाइड्रोजन की कितनी है 8.46 प्लस नाइट्रोजन की कितनी है 23.73। इन तीनों को जोड़ के घटाना है, तो 100 माइनस इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 72.75%, और इसे घटाओगे तो 27.25% आएगा। तो ये आई ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो हमने क्या काम करा, देखो ये 4 तत्वों की परसेंटेज मैंने यहां निकलवाई, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ये होता है मात्रात्मक विश्लेषण। और मात्रात्मक विश्लेषण में ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको इससे पहले वीडियो में कराए हैं। मात्रात्मक विश्लेषण भी इसमें दे दिया क्वेश्चन में, और फिर मूलानुपाती सूत्र भी दे दिया। या तो ये कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज सीधा ही दे देते, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमें दी गई थी, तो हम सीधा सारणी बनाते और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। पर इन्होंने हमें जो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो सीधी नहीं दी, वो परसेंटेज भी हमारे से निकलवा ली। इसका मतलब एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया। जल्दी से पोज करो आप, और पोज करके लिखो, फिर मैं बताता हूं आगे क्वेश्चन कैसे होगा। ये तो परसेंटेज हम निकाल लेंगे पहले। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हमें मूलानुपाती सूत्र निकालना है, और मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए हमको बनानी पड़ेगी एक सारणी। सारणी में हम सबसे पहले यहां तो लिखेंगे तत्व, और तत्व के बाद यहां लिखेंगे उस तत्व का परसेंटेज, और फिर लिखेंगे उस तत्व का परमाणु भार, और फिर लिखेंगे प्रतिशतता बटे परमाणु भार, और फिर लिखेंगे सरल अनुपात। यही तो चीज सिखाई थी मैंने। सारणी में ये 5 कॉलम होने चाहिए, और इन 5 कॉलम को बना के आप आसानी से मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। सरल अनुपात, देखो सबसे पहले बात करते हैं तत्व की। तत्व में सबसे पहले हमारे पास कार्बन था, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ये तत्व थे। परसेंटेज कार्बन की निकली थी 40.56%, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकली थी 8.46%, ऑक्सीजन की निकली थी 27 ऑक्सीजन, चलो यहां ऑक्सीजन लिख लेते हैं, पहले ऑक्सीजन लिख लो फिर नाइट्रोजन, एक ही बात है। ऑक्सीजन की निकली थी 27.25%,
और नाइट्रोजन की हमने निकाल ली थी 23.73%। ये परसेंटेज लिख ली। अब लिखते हैं इनके परमाणु भार। इन्होंने दे रखे थे कार्बन का, वैसे आपके याद भी होना चाहिए, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14। अब हमें लिखना है प्रतिशतता बटे परमाणु भार। 40.56 को भाग करना है 12 से, और यहाँ 8.46 को भाग करना है 1 से, और यहाँ 27.25 को भाग करना है 16 से, और यहाँ 23 देख रहे हैं ना आप, 23.73 को भाग करना है 14 से। तो इन्हें भाग करके देखोगे आप, जब आप भाग करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो आएगा 3.38, ठीक है। और ये तो जो का तो ही आएगा, ये 8.46 ही आएगा। तो 1 से भाग कर रहे हैं आप। 27.25 को जब 16 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1.7, और ये भी 1.7 ही आएगा। अब आपको देखना है इन सभी संख्याओं में छोटा कौन है। सबसे छोटा तो 1.7 है। 1.7 से सारी संख्याओं को भाग कर दो, यानी 3.38 को भी भाग कर दो 1.7 से, ठीक है। ये आ जाएगा लगभग 2। 17 दूनी 34 होते हैं ना, 17 दूनी 34 होते हैं। जब आप इसकी यहां तक राउंडिंग करोगे ना, तो एक अंक इधर से 5 से बड़ा होने के कारण बढ़ाओगे 3.4, लगभग 2 आ जाएगा। चलो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 ऐसे लिखते हैं, लगभग बराबर 2। 8.46 को जब डिवाइड करोगे 1.7 से तो लगभग बराबर आ जाएगा 5 के, ठीक है। और 1.7 को जब 1.7 से आप भाग करोगे तो 1 ही आएगा, और इसे 1.7 को 1.7 से भाग करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास अनुपात आ गए 2, 5, 1, 1। तो हमें पता चल गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन अनुपात नाइट्रोजन बराबर 2:5:1:1। इसलिए मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र, जो भी कहते हो आप, उसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हो, कितना हो जाएगा। कार्बन के नीचे क्या लिखना है 2, हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखना है 5, ऑक्सीजन के नीचे 1 लिखना है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, और नाइट्रोजन के नीचे भी 1 लिखना है, इसके नीचे भी 1 तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये आया C2H5ON, ये आया हमारा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है बेटे। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको पता चला होगा, मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है किसी अणु में जितने भी तत्वों के परमाणु हैं उनका सरल अनुपात क्या है। तो परमाणुओं के सरल अनुपात को दिखाने वाला या प्रदर्शित करने वाला सूत्र ही कहलाता है मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र या इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं एग्जाम में। अब जैसे मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपने एक बात देखी होगी, कार्बन की परसेंटेज निकाल ली हमने, CO2 बनी उससे। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल ली, जल बना उससे निकाल ली हाइड्रोजन की परसेंटेज। नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल ली हमने ड्यूमा विधि से। पर यदि सवाल का एक नंबर और बढ़ाना है तो नाइट्रोजन की परसेंटेज वे निकलवा सकते हैं जेल-डाल विधि से। सुन लो इस बात को ध्यान से। मतलब यदि वे क्वेश्चन देंगे 2 या 3 नंबर का, तो इनकी परसेंटेज पहले ही आपको दे देंगे, तो क्वेश्चन आएगा 2-3 नंबर का ही। पर यदि क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का आता है एग्जाम में, तो आप समझ जाओ कि इनकी परसेंटेज आपको निकलवाएंगे मात्रात्मक विश्लेषण से, जो मैं पिछले वीडियोस में सिखा चुका हूं आपको। और यदि वे क्वेश्चन में एक नंबर और बढ़ाना चाहते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन देना चाहते हैं, तो नाइट्रोजन की परसेंटेज वे ड्यूमा विधि से नहीं निकलवाएंगे, वे नाइट्रोजन की परसेंटेज निकलवाएंगे जेल-डाल विधि से, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए आपको, और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। यदि प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ोगे, टॉपिक वाइज पढ़ोगे, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यदि रैंडमली कहीं से ही पढ़ोगे ना, जहां से आपका मन कर रहा हो उस टॉपिक को आपने पढ़ लिया और पिछले टॉपिक्स आपने सीखे नहीं है, तो बेटे केमिस्ट्री को समझ नहीं पाओगे कभी भी। डाउट्स ही डाउट्स होंगे चारों तरफ।
उस बच्चे को सबसे ज्यादा डाउट आते हैं जो डेफिनेट सीक्वेंस में स्टडी नहीं करता है, और जो निश्चित क्रम में अध्ययन करता है, डेफिनेट सीक्वेंस में स्टडी करता है, 1 बाय 1 वीडियो देखता है, प्लेलिस्ट के अनुसार देखता है और हैंड रिटन नोट्स भी बनाता है साथ के साथ, उसे बेटे डाउट आते ही नहीं है, उसे प्रॉब्लम ही बहुत कम आएंगी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि सभी डाउट्स क्लियर करता हुआ चलूं, तुम्हारे पहले से ही सारे कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चलूं। तो इसलिए इस बात को समझ लो कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना है, ठीक है। वीडियो देखनी है 1 बाय 1 प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, और डेफिनेट सीक्वेंस में ही स्टडी करनी है। और यदि आप रैंडमली स्टडी करते हो तो समझ जाओ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे, केमिस्ट्री को कभी नहीं समझ पाने का आप बिल्कुल भी। इसीलिए तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई, एक एक चैप्टर के, एक एक यूनिट के हर एक टॉपिक को किस तरीके से सीक्वेंस में रखा है। इसीलिए रखा है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, जिसे लाइफ में कुछ करना है, वो डेफिनेट सीक्वेंस में स्टडी करेगा, प्लेलिस्ट के अनुसार चलेगा, फिर तो उसे डाउट आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। डाउट उसका क्यों आएगा डाउट, ठीक है। तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।